वेलकम बैक टू ऑफिशियल अख्तर रहमान सर यूट्यूब चैनल। एक नए वीडियो में आपका फिर से बहुत बहुत वेलकम है दोस्तों। सीटेट फरवरी 2026 को लेकर परीक्षा में सिर्फ 7 से 8 दिन का वक्त बचा है दोस्तों। और परीक्षा से ठीक पहले हम आपके लिए बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्रों, जिसको हम बाल मानस शास्त्र व अध्यापन शास्त्र कहते हैं दोस्तों, या फिर आप सीडीपी कहते हैं, तो उसके बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आज के इस वीडियो में हम देखने वाले हैं दोस्तों। क्योंकि हम आपको बताएंगे पेपर 1 की बात अगर आप करते हो, पेपर 2 की बात अगर आप करते हो दोस्तों, तो सीडीपी का जो सेक्शन होता है वो परीक्षा के दृष्टिकोण से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है दोस्तों। और बहुत ज्यादा आसान क्वेश्चन जो है आपको बाल मानस शास्त्र व अध्यापन शास्त्र के सेक्शन में पूछे जाते हैं। तो जिस प्रकार के क्वेश्चन का सिलेक्शन हमने आज के इस वीडियो में किया है, परीक्षा के दृष्टिकोण से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है दोस्तों। तो चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ने से पहले अगर आप हमारे चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही साथ बेल नोटिफिकेशन को ऑन कीजिए, ताकि आपको आने वाले वीडियोस के नोटिफिकेशन जो है वो आसानी से मिल पाए। और अगर आप हमसे जुड़ना चाहते हो तो डिस्क्रिप्शन में जाकर आपको हमारे टेलीग्राम और व्हाट्सअप चैनल को ज्वाइन कर लेना है, जहां से आपको तमाम अपडेट वक्त वक्त पर देखने के लिए मिलेंगे। साथ ही साथ अगर आप हमारे चैनल की मेंबरशिप हासिल करना चाहते हो तो सिंपली ज्वाइन बटन को ज्वाइन कर आप हमारे चैनल की मेंबरशिप हासिल कर सकते हैं दोस्तों। जिससे क्या होगा कि आपको हमारे सभी वीडियोस जो है वो बिल्कुल फ्री में देखने के लिए मिलेंगे दोस्तों। और महाटेट 2026 को लेकर हमारे जो लेक्चर है वो 9 फरवरी 2026 से शुरू होने हैं। तो वीडियो को लाइक कर लेंगे और चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे और मेंबरशिप हासिल कर लेंगे दोस्तों। जिससे क्या है, आप हमारे सभी वीडियोस जो है वो बिल्कुल फ्री में देख पाओगे। तो देखिए, डायरेक्ट क्वेश्चन और डायरेक्ट आंसर मतलब स्मार्ट रिवीजन, स्मार्ट लर्निंग हम यहां पर करने वाले हैं दोस्तों, क्योंकि ज्यादा वक्त हमने इस वीडियो में देना नहीं है। तो देखिए, आपको डायरेक्ट प्रश्न और डायरेक्ट उत्तर यहां पर बताया जाएगा। तो देखिए, जो पहला प्रश्न पूछा गया है वो किस प्रकार है कि भाषा के अर्जन एवं विकास के लिए सर्वाधिक संवेदनशील अवधि कौन सी होती है। इस प्रकार का प्रश्न क्या है आपको पूछा गया है। तो देखिए, बिल्कुल आसान क्वेश्चन यहां पर आपको पूछा गया है कि भाषा के अर्जन एवं विकास के लिए सर्वाधिक संवेदनशील अवधि कौन सी होती है। तो प्रारंभिक बाल्य अवस्था होती है। विकल्प बी जो रहेगा आपका वो बिल्कुल यहां पर क्या है, सही आंसर होना है दोस्तों। ऑप्शन 2 यहां पर जो बताया गया है वो बिल्कुल सटीक आंसर आपका यहां पर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। बिल्कुल इसी प्रकार से हमको क्या है, यहां पर स्मार्ट लर्निंग करनी है, स्मार्ट रिवीजन करना है। प्रश्न नंबर 2 आप देख सकते हैं आपकी स्क्रीन पर, जिस तरीके से दूसरा प्रश्न पूछा गया कि बच्चों को संकेत देना तथा आवश्यकता पड़ने पर सहयोग प्रदान करना निम्नलिखित में से किसका उदाहरण है। तो देखिए, संकेत देना पहला शब्द और आवश्यकता पड़ने पर आपको क्या करना है, सहयोग प्रदान करना है। निम्नलिखित में से किसका उदाहरण है। तो देखिए, पाठ ढांचा मतलब ऑप्शन डी। ऑप्शन डी आपका यहां पर क्या रहेगा दोस्तों, सही विकल्प होगा, क्योंकि वाइगोस्की से संबंधित बात यहां पर जो है वो बताई जा रही है। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 3 अब देखिए दोस्तों, जिस प्रकार से आपको यहां पर क्वेश्चन नंबर 3 पूछा गया है कि निम्नलिखित में से किस मनोवैज्ञानिक ने बच्चों को ज्ञान के सक्रिय जिज्ञासु के रूप में देखते हुए उनके चिंतन पर सामाजिक, मैं आपको बताता हूं एक ही शब्द यहां पर आपको मिल गया, एवं सांस्कृतिक विषय वस्तु का प्रभाव को महत्व दिया है, वह वैज्ञानिक कौन से है। इस प्रकार का प्रश्न आपको पूछा गया है। तो देखिए, वाइगोस्की का जो संबंध होता है दोस्तों वो सामाजिक एवं सांस्कृतिक से होता है। मतलब आपका विकल्प बी जो रहेगा यहां पर वाइगोस्की, वो क्या रहेगा, बिल्कुल सही आंसर आपका यहां पर होने वाला है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न नंबर 4 एक ही क्वेश्चन जो होगा दोस्तों वो पेपर 1 और पेपर 2 के लिए मैं आपको बता रहा हूं कि मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये होने वाला है दोस्तों, क्योंकि 6 साल का अनुभव है। और उसके आधार पर हम आपको यहां पर बता रहे हैं कि कक्षा में परिचर्चा के दौरान एक शिक्षक प्राय लड़कियों की तुलना में लड़कों पर अधिक ध्यान देता है, यह किसका उदाहरण है। सीधे सीधे तौर पर वो शिक्षक वहां पर क्या कर रहा है दोस्तों, तो जेंडर पक्षपात कर रहा है। मतलब आपका विकल्प अगर आप 1 कहेंगे तो सही आंसर होगा दोस्तों, जेंडर पक्षपात का यहां पर क्या है, ये उदाहरण होने वाला है। हम बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न नंबर 5 चलिए, अब देखिए यहां पर जो प्रश्न पूछा गया है दोस्तों वो इस प्रकार का प्रश्न आपको पूछा गया है कि बच्चों के संज्ञानात्मक विकास के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सी पियाजे की संरचना है। तो स्कीमा क्या होंगी दोस्तों, ये पियाजे की संरचना होंगी। मतलब आपका विकल्प 1 जो रहेगा यहां पर वो क्या है, सही आंसर होने वाला है। विकल्प 1 जो रहेगा दोस्तों वो आपका बिल्कुल राइट आंसर यहां पर हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न नंबर 7 आपकी स्क्रीन पर आपको पूछा गया है कि निम्नलिखित में से
कौन सा द्वितीयक समाजीकरण एजेंसी का उदाहरण है? देखिए प्रश्न बदल कर पूछा गया है, यहां पर आपको द्वितीयक समाजीकरण की एजेंसी के बारे में पूछा जा रहा है, ना कि प्राथमिक समाजीकरण की एजेंसी। तो द्वितीयक समाजीकरण की जो एजेंसी होती है दोस्तों, वो विद्यालय तो होती है, साथ ही साथ मीडिया होती है। मतलब आपका विकल्प सी जो रहेगा यहां पर वो क्या है, सही आंसर होगा दोस्तों। विकल्प सी या पर्याय सी जो रहेगा आपका वो बिल्कुल उचित विकल्प यहां पर माना जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न नंबर 7, सातवां जो प्रश्न पूछा गया है कि वैयक्तिक भिन्नताओं का प्राथमिक कारण क्या है? तो देखिए दोस्तों बड़ा अच्छा प्रश्न है। मैं आपको बता रहा हूं कि एक एक प्रश्न जो है वो परीक्षा के दृष्टिकोण से आप लोगों के लिए बहुत ज्यादा फायदेमंद होने वाला है कि वैयक्तिक भिन्नताओं का प्राथमिक कारण क्या है। 4 कारण आपके सामने यहां पर दिए गए हैं। पर्याय आपने पढ़ लेना है दोस्तों, क्योंकि उतना वक्त परीक्षा में बचा नहीं, इसलिए हम आपको डायरेक्ट क्वेश्चन और डायरेक्ट आंसर यहां पर बता रहे हैं। तो देखिए आनुवांशिकता एवं पर्यावरण के बीच जटिल परस्पर प्रक्रिया, इसको हम कह सकते हैं दोस्तों, या पारस्परिक क्रिया कह सकते हैं। विकल्प डी आपका क्या है यहां पर सही होगा। ऑप्शन डी जो रहेगा दोस्तों वो बिल्कुल आपका राइट आंसर यहां पर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 8, आठवां प्रश्न पूछा गया है कि शिक्षक बच्चों की जटिल अवधारणाओं की समझ को किस प्रकार सहज कर सकते हैं? इस प्रकार का प्रश्न आपसे पूछा गया है। सिंपल सी बात है दोस्तों, अन्वेषण एवं परिचर्चा के लिए अवसर उपलब्ध कर क्या है, शिक्षक जो है दोस्तों वो अवधारणा की समझ को विकसित कर सकते हैं। मतलब आपका विकल्प डी जो रहेगा वो यहां पर क्या है दोस्तों, सही आंसर होने वाला है। ऑप्शन डी जो रहेगा वो बिल्कुल राइट आंसर यहां पर क्या है दोस्तों होगा। चलिए अगला जो प्रश्न है वो पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा विकास का सिद्धांत नहीं है? अब देखिए दोस्तों यहां पर क्वेश्चन आपको पूछा गया है नेगेटिव वे में कि विकास का कौन सा सिद्धांत नहीं है। तो देखिए विकास जीवन पर्यंत होता है, यह विकास का सिद्धांत है। विकास परिवर्त्य होता है, विकास का सिद्धांत। विकास आनुवांशिकता एवं पर्यावरण दोनों द्वारा प्रभावित होता है, यह भी क्या है दोस्तों, विकास का सिद्धांत है। लेकिन यहां पर आपको पूछा गया है कि कौन सा विकास का सिद्धांत नहीं है, तो विकल्प डी आपका जो है दोस्तों वो विकास का सिद्धांत नहीं होगा। विकास सार्वभौमिक है तथा सांस्कृतिक संदर्भ इसे प्रभावित नहीं करते, पूरी तरीके से गलत बताया गया है दोस्तों। मतलब आपका विकल्प डी जो रहेगा यहां पर क्या है वो राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न नंबर 10, अब देखिए क्वेश्चन नंबर 10 जो आपकी स्क्रीन पर है दोस्तों वो इस प्रकार का प्रश्न आपको पूछा गया है कि निम्नलिखित अवधि में से किसमें शारीरिक वृद्धि एवं विकास तीव्र गति से घटित होता है? इस प्रकार का जो प्रश्न है दोस्तों बड़ा सिंपल सा प्रश्न है और आपको यहां पर ऑप्शन में बताना है कि शेष अवस्था एवं प्रारंभिक बाल्य अवस्था में जो है दोस्तों शारीरिक वृद्धि एवं विकास तीव्र गति से क्या है तो घटित होता है। इस प्रकार आपका जो ऑप्शन ए दिया गया है वो सही आंसर होगा दोस्तों। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आप हमारे चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही साथ बेल नोटिफिकेशन को ऑन कीजिए ताकि आपको आने वाले वीडियोस के नोटिफिकेशन जो है वो आसानी से मिल पाए। और दोस्तों अगर आप हमसे जुड़ना चाहते हो तो डिस्क्रिप्शन में जाकर आपको हमारे टेलीग्राम और व्हाट्सएप चैनल को ज्वाइन कर लेना है, जहां से आपको तमाम अपडेट वक्त वक्त पर देखने के लिए मिलेंगी। साथ ही साथ अगर आप हमारे चैनल की मेंबरशिप हासिल करना चाहते हो दोस्तों तो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि आप ज्वाइन बटन को ज्वाइन कर हमारे चैनल की मेंबरशिप हासिल कर सकते हैं, जिससे क्या होगा कि आपको सीटेट के साथ साथ महाटेट 2026 के जो हमारे लाइव प्लस रिकॉर्डेड लेक्चर है दोस्तों वो 9 फरवरी से बिल्कुल देखने के लिए मिलेंगे। क्योंकि आप लोगों को पता है दोस्तों कि टीईटी की जो परीक्षा है वो अप्रैल मई में होना है, तो आपको 9 तारीख से हमारे लेक्चर देखने के लिए मिलेंगे दोस्तों। अभी ज्वाइन बटन को ज्वाइन कर आप हमारे चैनल की मेंबरशिप हासिल कर लेंगे बिल्कुल फ्री में। क्या है आपको हमारे महाटेट 2026 को लेकर लेक्चर देखने के लिए मिलेंगे। प्रश्न नंबर 11 की तरफ बढ़ते हैं। वीडियो को एक बार दिल से लाइक कर देंगे और चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे दोस्तों, क्योंकि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आज के इस वीडियो में हम यहां पर क्या है देख रहे हैं। अगला जो प्रश्न पूछा गया है वो प्रश्न आपकी स्क्रीन पर इस प्रकार है कि छात्र केंद्रित शिक्षा शास्त्र की क्या विशेषता है? अब देखिए छात्र केंद्रित शिक्षा शास्त्र की विशेषता आपको यहां पर बतानी है। 4 पर्याय आपके सामने दिए गए दोस्तों। तो बच्चों के अनुभव को प्रमुखता देना, बच्चों के अनुभव को क्या करना है प्राथमिकता देना है, बिल्कुल सिंपल सी बात है। तो विकल्प बी आपका यहां पर क्या है सही आंसर हो जाएगा। ऑप्शन बी जो रहेगा दोस्तों आपका वो राइट विकल्प यहां पर रहेगा। उसके बाद प्रश्न नंबर 12वां प्रश्न पूछा गया कि निम्न में से कौन सा प्रश्न बच्चों में विवेचनात्मक चिंतन को बढ़ावा देने का उदाहरण है? तो देखिए विवेचनात्मक चिंतन की बात यहां पर हो रही है। 4 अलग अलग प्रश्न आपको बताए गए हैं। आपसे प्रश्न पूछा गया कि कौन सा प्रश्न विवेचनात्मक चिंतन को बढ़ावा यहां पर दे रहा है? तो देखिए पता करो कि तटीय इलाकों में रहने वाले लोग क्या खाते हैं। तो आपका विकल्प ए सही होगा, क्योंकि आपको पता करने के लिए बताया जा रहा है वो क्या खाते हैं ये आपको पता नहीं है, ये आपको पता करना है। तो विकल्प 1 जो है दोस्तों वो आपकी
आपके विवेचनात्मक चिंतन को यहाँ पर क्या है, बढ़ावा देगा। विकल्प एक जो रहेगा हमारा वो सही आंसर यहाँ पर हो जाएगा। चलिए प्रश्न नंबर 13 की तरफ बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 13वां जो प्रश्न है वो पूछा गया कि जीन पियाजे के अनुसार पूर्व संक्रियात्मक चरण में बच्चे निम्न में से क्या कर पाते हैं। तो देखिए जहां पर बात होती है दोस्तों पूर्व संक्रियात्मक चरण में बच्चे क्या कर पाते हैं, तो प्रतीकात्मक खेल, मतलब आपका विकल्प बी यहां पर क्या है, सही होगा दोस्तों। विकल्प बी जो रहेगा आपका वो बिल्कुल यहां पर क्या है, राइट आंसर हो जाएगा। 14वां प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है दोस्तों, और 14वां प्रश्न जो है वो इस प्रकार पूछा है। 10 मिनट में हमने 13 क्वेश्चन जो है दोस्तों पूरे कर लिए, क्योंकि समय का हमको यहां पर ध्यान रखना है, क्योंकि आपकी परीक्षा में सिर्फ 7 दिन का वक्त बचा है। प्रश्न पूछा गया है कि एक छोटी बालिका प्रतीकात्मक खेल कर पाती है। बिल्कुल बैक टू बैक क्वेश्चन लिए दोस्तों जो आपको प्रॉब्लम नहीं देंगे। अभी दूसरे व्यक्ति का दृष्टिकोण नहीं समझ पाती और वह अपनी पकड़ से बाहर की घटनाओं की वजह से आसानी से परेशान हो जाती है। जीन पियाजे द्वारा सुझाए चरणों में से कौन सा चरण इस बालिका के वर्तमान स्तर को अंकित करता है। तो बिल्कुल हमने अभी बताया दोस्तों आपको कि पूर्व संक्रियात्मक अवस्था यह होगा। ऑप्शन डी बी जो रहेगा आपका वो यहां पर क्या है, सही आंसर होगा। ऑप्शन बी जो रहेगा दोस्तों वो बिल्कुल आपका क्या है, राइट आंसर यहां पर हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न नंबर 15। अब देखिए 15वां जो प्रश्न है वो इस प्रकार पूछा गया कि निम्न में से कौन सा अभिलक्षण कोहलबर्ग के नैतिक विकास मॉडल में सम्मिलित है। आप देखिए दोस्तों कोहलबर्ग के नैतिक विकास मॉडल में कौन सा अभिलक्षण सम्मिलित है, इस प्रकार का प्रश्न आपको पूछा गया है। 4 विकल्प आपके सामने है दोस्तों, और सीधे सीधे अगर आप उत्तर की बात करोगे, आंसर की बात करोगे, तो देखिए नैतिक विकास के चरणों का स्वरूप सार्वभौमिक होता है। मतलब आपका विकल्प एक जो रहेगा दोस्तों यहां पर वो क्या होगा, हमारा सही आंसर होगा। ऑप्शन एक जो रहेगा वो बिल्कुल यहां पर क्या है, आपका राइट उत्तर होने वाला है। प्रश्न नंबर 16 देखिए 16वां जो क्वेश्चन पूछा गया है कि एक विशिष्ट सप्रत्यय को पढ़ाने हेतु एक अध्यापिका बच्चों को आधा हल किया उदाहरण देती है। लेव वाइगोस्की के अनुसार अध्यापिका किस रणनीति का इस्तेमाल कर रही है, इस प्रकार का जो प्रश्न है यहां पर पूछा गया है। तो देखिए यहां पर जो है दोस्तों शिक्षिका यहां पर किस रणनीति का इस्तेमाल कर रही है, इस प्रकार का प्रश्न पूछा गया है। 4 ऑप्शन दिए गए हैं, अवलोकन अधिगम, पाठ, द्वंदात्मक अधिगम या फिर अनुकूलन। तो यहां पर जो शिक्षिका है दोस्तों वो पाठ रणनीति का जो है यहां पर क्या कर रही है, तो इस्तेमाल कर रही है। विकल्प बी जो रहेगा आपका वो सही आंसर यहां पर क्या है, हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न नंबर 17। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 17 आपकी स्क्रीन पर है, और प्रश्न पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कौन सी अभिवृत्ति एक प्रगतिशील कक्षीय माहौल के अनुसार नहीं है, इस प्रकार का प्रश्न आपको पूछा गया है। अगर आप बात करते हैं निर्णय निर्धारण में बच्चों की सहभागिता, तो इसका जो काम है दोस्तों ये प्रगतिशील से रिलेटेड है। उसके बाद भव्य मुक्त अधिगम वातावरण की संरचना, ये भी सही हो जाएगा। आपको नहीं ये वाला क्वेश्चन यहां पर पूछा गया है। विद्यार्थियों की व्यक्तिगत भिन्नताओं का ध्यान रखना, ये भी जरूरी होता है, ये भी सही हो जाएगा। अध्यापक द्वारा बाह्य अनुशासन कायम रखना, ये आपका गलत हो जाता है दोस्तों, क्योंकि आपको अनुशासन नहीं दिखाना है, आपको जो है बच्चों की सेवा करना है। सीटेट के हिसाब से हम आपको बता रहे हैं, एक्चुअली रियल लाइफ में इस तरीके से नहीं होता है, लेकिन आपको सीटेट में तो बच्चों की सेवा करनी है, उनका दोस्त बनकर रहना है। चलिए प्रश्न नंबर 18। अब देखिए 18वां जो प्रश्न है दोस्तों वो यहां पर आपको पूछा गया है कि यह महत्वपूर्ण है कि कोई अध्यापक बच्चों को बुद्धि लब्धि के आधार पर स्थिर समूहों में पृथक ना करे, क्योंकि बच्चों को उनकी आईक्यू के हिसाब से, उनके दिमाग के हिसाब से आपने बांटना नहीं है। इसका रीजन क्या है, तो इसका रीजन ये रहेगा सर कि आप विकल्प डी यहां पर देखेंगे तो बिल्कुल आपको समझ आएगा कि बुद्धि लब्धि संकल्पना स्थायी नहीं है और यह बच्चों को चिन्हित करने के लिए जिम्मेदार हो सकती है। मतलब आपका विकल्प डी जो रहेगा बुद्धि के संदर्भ में वो यहां पर क्या है दोस्तों, सही आंसर हो जाएगा। ऑप्शन डी जो रहेगा आपका वो बिल्कुल यहां पर क्या है, राइट आंसर होगा। चलिए प्रश्न नंबर 19 आपकी स्क्रीन पर है। देखिए प्रश्न पूछा गया है कि 1.5 से 2.5 साल की उम्र के बच्चों द्वारा अक्सर उच्चारित द्विशब्दीय उच्चारणों को क्या कहा जाता है। तो देखिए इसको हम तार प्रशित वाचन कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्तों, तो तार प्रशित वाचन कहते हैं। मतलब विकल्प बी की अगर आप बात करोगे तो विकल्प बी क्या रहेगा आपका यहां पर सही आंसर होगा दोस्तों। ऑप्शन बी जो रहेगा आपका वो बिल्कुल राइट आंसर यहां पर क्या है, होने वाला है। अगला जो प्रश्न है दोस्तों, प्रश्न पूछा गया है प्रश्न नंबर 20 आपकी स्क्रीन पर है। आप देख सकते हैं कि कक्षा में
सृजनात्मकता को बढ़ावा देने के लिए विद्यार्थियों को कैसे अवसर प्रदान करना चाहिए, इस प्रकार का प्रश्न है दोस्तों। सीडीपी में बहुत आसान आसान क्वेश्चन आपको पूछे जाते हैं और ज्यादा से ज्यादा पीवाईक्यू जो है दोस्तों इसमें पूछे जाते हैं या चेंज करके पूछे जाते हैं, लेकिन बहुत ज्यादा आसान सेक्शन आपका बाल मानस शास्त्र का होता है। तो देखिए, मौलिक खोज और सोच को बढ़ाने के मतलब अगर आप देखेंगे दोस्तों, टोटली पॉजिटिव आपका विकल्प बी यहां पर नजर आ रहा है, तो विकल्प बी आपका क्या है दोस्तों, सही आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न के तरफ। उसके पहले जो है दोस्तों, हम यहां पर आपको बताएंगे कि आपके लिए प्रश्न संच अवेलेबल है। आप देख सकते हैं आपकी स्क्रीन पर दोस्तों, पेपर 1 के लिए क्वेश्चन सेट आपके लिए अवेलेबल है दोस्तों। परीक्षा में 7 दिन का वक्त बचा है और अभी भी आपने अगर दोस्तों थोड़ा बहुत पढ़ा है या बिल्कुल नहीं पढ़ा है, तो कम से कम इस क्वेश्चन सेट को हल कर कर परीक्षा में जाएंगे तो डेफिनेटली इसका फायदा आपको क्या है दोस्तों, मिलने वाला है। क्योंकि हमने सब्जेक्ट वाइज क्वेश्चन सेट यहां पर बनाए हैं, करीब करीब 50 क्वेश्चन सेट यहां पर आपको दिए जाएंगे दोस्तों, सिर्फ 499 में। मतलब हर सब्जेक्ट के लिए आपको यहां पर क्या है 10 क्वेश्चन सेट दिए जाएंगे और सभी में जो है दोस्तों आंसर की भी दी गई है। मतलब परीक्षा के दृष्टिकोण से बहुत ज्यादा मुकम्मल, बहुत ज्यादा कंप्लीट सेट हमने ये बनाया है दोस्तों, क्योंकि इसमें के बहुत से प्रश्न आपको परीक्षा में डायरेक्ट ऐसे के ऐसे देखने के लिए मिलेंगे दोस्तों, जिसमें मराठी, हिंदी, बाल मानसशास्त्र, परिसर अभ्यास, गणित, पेडागोजी और ये सभी सब्जेक्ट दो है दोस्तों इसमें अवेलेबल है। तो इसको परचेस करने के लिए स्क्रीन पर एक व्हाट्सअप नंबर आपको नजर आ रहा है, इस नंबर पे कांटेक्ट कर आप क्या है दोस्तों इसको परचेस कर सकते हैं। पेमेंट करने के बाद तुरंत आपको ये जो क्वेश्चन सेट है दोस्तों वो 2 मिनट में भेज दिए जाएंगे। तो मैं आपको बता रहा हूं कि इसकी प्रैक्टिस कर अगर आप जाएंगे दोस्तों, तो परीक्षा में आपको 30 से 40 नंबर का डेफिनेटली फायदा मिलने वाला है। क्योंकि पीवाईक्यू जो होते हैं वो सीटेट में बहुत ज्यादा मायने रखते हैं दोस्तों, बहुत ज्यादा अहमियत रखते हैं। तो ये बात आप समझेंगे। तो परचेस करना है तो आप जो है दोस्तों इसको व्हाट्सअप कर जो है परचेस कर सकते हैं। परीक्षा के दृष्टिकोण से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होंगे, क्योंकि परीक्षा में अभी भी 7-8 दिन का वक्त बचा है। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न नंबर 21। अब देखिए, जो प्रश्न 21 यहां पर पूछा गया है वो पूछा गया कि निम्नलिखित में से कौन सी लॉरेंस कोहलबर्ग के द्वारा प्रस्तावित नैतिक विकास की एक अवस्था है। अब देखिए, लॉरेंस कोहलबर्ग के द्वारा प्रस्तावित नैतिक विकास की अवस्था है। हमने जो नोट्स दिया था दोस्तों उसमें डिटेल में कोहलबर्ग की माहिती है। तो यहां पर अगर आपने कोहलबर्ग के बारे में थोड़ा भी पढ़ा है तो आप इस क्वेश्चन को गलत नहीं करेंगे। सामाजिक अनुबंध अभिविन्यास, मतलब आपका विकल्प बी क्या रहेगा, यहां पर सही आंसर होगा ऑप्शन बी जो रहेगा दोस्तों, वो कोहलबर्ग के संदर्भ में बिल्कुल सटीक आंसर यहां पर क्या है होने वाला है। अगला जो प्रश्न पूछा गया है वो इस प्रकार है कि बच्चों में जेंडर रूढ़िवादिता एवं जेंडर भूमिका अनुरूपता को कम करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी पद्धति प्रभावशाली होंगी, इस प्रकार का जो प्रश्न है यहां पर पूछा गया है। तो देखिए, जेंडर पक्षपात के बारे में परिचर्चा यहां पर सही होगा दोस्तों। विकल्प 1 की अगर आप बात करेंगे तो सही होगा, बाकी तो जो है टोटली नेगेटिव ऑप्शन आपको दिए गए हैं, आप देख भी सकते हैं। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न नंबर 23। अब 23वां प्रश्न है दोस्तों कि जिज्ञासा पहली को करते समय, पहली को करते समय 5 वर्ष की नजमा स्वयं से कहती है, नीला टुकड़ा कहाँ है, नहीं यह वाला नहीं, गाढ़े रंग वाला जिससे यह जूता पूरा बुना जाएगा। इस प्रकार की वार्ता वाइगोस्की के किस तरह से संबंधित करती है, या फिर इस प्रकार की जो वार्ता है वाइगोस्की किस तरह से संबोधित करते हैं, इस प्रकार का प्रश्न पूछा गया है। तो यह व्यक्तिगत वार्ता है, क्योंकि यहां पर जो नजमा है वो स्वयं ही व्यक्तिगत वार्ता कर रही है। मतलब आपका विकल्प ए क्या रहेगा दोस्तों, वो सही रहेगा। ऑप्शन 1 जो हो जाएगा आपका वो बिल्कुल यहां पर क्या है राइट आंसर रहेगा। चलिए बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 24 की तरफ। 24वां प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है। प्रश्न पूछा गया कि आकलन का प्राथमिक उद्देश्य क्या होना चाहिए। दोस्तों लॉजिकली इसका आंसर आप लगा सकते हैं एज अ टीचर कि आपको पता होना चाहिए कि संबंधित अवधारणाओं के बारे में बच्चों की स्पष्टता तथा भ्रांतियों को समझना, मतलब आकलन करना। आपका विकल्प बी जो रहेगा वो यहां पर क्या है दोस्तों सही आंसर होगा। ऑप्शन बी जो रहेगा वो बिल्कुल आपका क्या है सटीक जवाब यहां पर होने वाला है। प्रश्न नंबर 25 देखिए, प्रश्न 25 पूछा गया कि रूही हमेशा समस्याओं को एक अधिक समाधानों के बारे में सोचती है। ओके, समस्या होती है तो उससे एक से अधिक समस्याओं के बारे में वो सोचती है, समाधानों के बारे में। ओके, इनमें से काफी समाधान मौलिक होते हैं। रूही किन गुणों का प्रदर्शन कर रही है, इस प्रकार का प्रश्न है। सीधी सी बात है, सृजनात्मक विचार यहां पर वो दर्शा रही है। मतलब आपका विकल्प 1 जो रहेगा दोस्तों वो क्या होगा सही आंसर हो जाएगा। ऑप्शन 1 जो रहेगा आपका वो बिल्कुल यहां पर क्या है राइट आंसर होगा। दोस्तों वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आप हमारे चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही साथ बेल नोटिफिकेशन को ऑन कीजिए ताकि आपको आने वाले वीडियोस के नोटिफिकेशन जो है वो आसानी से मिल पाए। तो देखिए दोस्तों, यहां पर प्रश्न पूछा गया है कि एक समावेशी कक्षा में एक शिक्षक को विशिष्ट शैक्षिक योजनाओं को
सक्रिय रूप से तैयार करना चाहिए। विकल्प सी की बात अगर आप करोगे तो विकल्प सी आपका क्या है दोस्तों, सही हो जाएगा। बिल्कुल सिंपल सिंपल से क्वेश्चन क्या है, रिसेंटली परीक्षाओं में आपको जो है दोस्तों सीडीपी के सेक्शन में देखने के लिए मिलेंगे। तो देखिए, संवेग एवं संज्ञान एक दूसरे से डैश डैश है, पूर्णतः अलग है, गलत बात है। स्वतंत्र है, गलत बात है। अलग हो जाना, स्वतंत्र होना एक ही बात हो जाती है, संबंध नहीं वही बात होती है। लेकिन सन्निहित है, मतलब आपका विकल्प सी जो है वो सही होगा दोस्तों, कि संवेग एवं संज्ञान एक दूसरे से कैसे है, तो सन्निहित है, मतलब आपका विकल्प सी जो रहेगा वो यहां पर क्या है दोस्तों, सही आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ दोस्तों। बहुत ज्यादा फास्ट हमने ये वीडियो की है, तो ज्यादा से ज्यादा बच्चों तक आपने इसको शेयर कर देना है दोस्तों, और चैनल को सब्सक्राइब कर देना और वीडियो को लाइक कर देना है, क्योंकि इस प्रकार के वीडियो ज्यादा से ज्यादा बच्चों तक मिलेंगे दोस्तों, तो उनको बहुत ज्यादा फायदा इसका होने वाला है। क्योंकि 100 150 क्वेश्चन में से आप लोगों के लिए 30 क्वेश्चन यहां पर हम रेगुलर जो है दोस्तों निकाल कर ला रहे हैं, क्योंकि आपको परीक्षा में इसका फायदा मिलना है, गारंटी से मैं आपको बता रहा हूं। पठन वैफल्य बच्चों को प्राथमिक लक्षण क्या है, मतलब जो बच्चे पठन वैफल्य है, मतलब लिखने में जिनको, पढ़ने में जिनको प्रॉब्लम होती है, तो उसका प्राथमिक लक्षण क्या है दोस्तों, तो धारा प्रवाह पढ़ने की अक्षमता। मतलब विकल्प सी आपका क्या रहेगा, सही रहेगा। ऑप्शन सी जो रहेगा दोस्तों वो यहां पर क्या है, सही विकल्प आपका हो जाएगा। प्रश्न नंबर 29 पूछा गया है कि संरचनावादी ढांचे में अधिगम प्राथमिक रूप से डैश डैश है। तो देखिए, संरचनावादी ढांचे की अगर आप बात करते हैं दोस्तों, तो अधिगम प्राथमिक रूप से क्या होगा, तो अवबोधन की प्रक्रिया पर केंद्रित है। मतलब आपका विकल्प डी यहां पर क्या रहेगा, तो सही आंसर हो जाएगा। ऑप्शन डी जो रहेगा दोस्तों वो आपका बिल्कुल यहां पर क्या है, राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ, प्रश्न नंबर 30। अब देखिए यहां पर प्रश्न नंबर 30, क्योंकि इससे फास्ट वीडियो आपको दोस्तों YouTube में कहीं नहीं मिलेंगी। मैं आपको बता रहा हूं, लोग 20 क्वेश्चन करते हैं, लोग 20 क्वेश्चन करते हैं और 2 घंटा आपका समय लेते हैं दोस्तों, लेकिन यहां पर आपको 30 क्वेश्चन सिर्फ 20 मिनट में बताया जा रहा है। ये बहुत बड़ी बात है दोस्तों। YouTube के तमाम वीडियो देख लो आप, इससे फास्ट वीडियो आपको जो है YouTube में नहीं मिलेंगी। प्रश्न पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा उदाहरण प्रभावशाली विद्यालय की प्रथा का है। ओके, प्राथमिकता नहीं, प्रथा का है। चलिए, इसी प्रकार का प्रश्न है। तो व्यक्ति सापेक्ष अधिगम हमारा यहां पर क्या है, सही होगा। ऑप्शन जो सी दिया गया है दोस्तों वो बिल्कुल यहां पर क्या है, राइट आंसर होने वाला है। तो इस प्रकार क्या है दोस्तों, हमने सीडीपी को लेकर, बाल मानस शास्त्रों व अध्यापन शास्त्रों को लेकर 30 क्वेश्चन देखे, और मैं आपको बता रहा हूं दोस्तों, परीक्षा की दृष्टिकोण से ये क्वेश्चन जो है वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाले, क्योंकि इसी प्रकार के प्रश्न आपको 7 और 8 तारीख को सीडीपी के सेक्शन में पेपर 1 और पेपर 2 में देखने के लिए मिलेंगे दोस्तों। और महाटेट अप्रैल मई 2026 अगर आप देना चाहते हैं दोस्तों, तो आपके लिए मराठी का नोट्स आपकी स्क्रीन पर अवेलेबल है। सिर्फ इसका प्राइस 199 रुपए है दोस्तों। यहां पर साहित्यकार उनकी रचनाओं को लेकर भी क्वेश्चन आपको मिल जाएंगे। साथ ही साथ यहां पर टोटली जे ग्रामर आहे ते आपण ऍड केलेलं आहे, आणि सोबतच तुम्हाला फक्त 90 म्हणजे 85 काहीतरी पेजेस आहे, 85 काहीतरी पेजेस आहे मित्रांनो, आणि टोटली नोट्स आपण या ठिकाणी एकत्रित केलेली आहे हिंदी आणि मराठीसाठी, म्हणजे अगदी शॉर्ट नोट्स आहे आणि परीक्षेसाठी खूप खूप इम्पॉर्टंट आहे, कारण यापेक्षा वेगळं काहीच तुम्हाला परीक्षेमध्ये विचारलं जाणार नाही। 6 वर्षाचा अनुभव आहे आणि त्या अनुभवाच्या हिशोबाने आम्ही हे मराठीचे नोट्स या ठिकाणी तयार केलेले आहे। स्क्रीनवर तुम्हाला प्राइस सुद्धा दिसत आहे मित्रांनो, आमच्याशी कॉन्टॅक्ट करून तुम्ही हे परचेस करू शकता। तुम्हाला पीडीएफच्या स्वरूपात हे मिळणार आहे, तुम्ही झेरॉक्स करून आताच पासून अभ्यास सुरू करू शकतात, कारण एप्रिल किंवा मे मध्ये तुम्हाला महाटेट 2026 जे आहे मित्रांनो ते पुन्हा पाहायला मिळणार आहे। तर जर तुम्हाला हे पाहिजे असेल तर आमच्याशी व्हॉट्सअप करून कॉन्टॅक्ट करून तुम्ही हे परचेस करू शकतात। भेटूया पुढच्या व्हिडिओमध्ये काही नवीन प्रश्नांसोबत।